पूर्वोत्तर भारत की एक ऐसी पर्वतीय भूमि जहां बादल धरती को छूते हैं, जंगल कहानियां फुसफुसाते हैं और पहाड़ों के बीच बसे गांवों में सदियों पुरानी जनजातियों की धड़कनें सुनाई देती हैं। वाह। आज हम नागालैंड की बात कर रही हैं। इसे यूं ही द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों की भूमि नहीं कहा जाता। बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ कोई एक संस्कृति नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि संस्कृतियों का एक पूरा गुलदस्ता है। हाँ, हर समुदाय का अपना त्योहार, अपना संगीत, अपनी पहचान। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। नागालैंड कोई एक पहचान नहीं, बल्कि 16 प्रमुख जनजातियों से बुना एक विशाल रंग बिरंगा परिवार है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन 16 जनजातियों की अनोखी परंपराओं, भाषाओं और उनकी जीवन शैली पर गहराई से प्रकाश डालती है। तो चलिए इस विविधता को और करीब से समझते हैं। हाँ, जरूर। इसकी शुरुआत हमें नागालैंड की जड़ों से करनी होगी। ये समझना जरूरी है कि ये जनजातियां हमेशा से यहाँ नहीं थी। अच्छा जी, ये बहुत समय पहले एशिया के अलग अलग हिस्सों से प्रवास करके इन पहाड़ों में पहुंची और फिर यहीं बस गईं। तो उनकी पूरी जीवन शैली इन्हीं पहाड़ों और जंगलों के इर्द गिर्द ही विकसित हुई होगी फिर। हाँ, और बहुत ही दिलचस्प तरीके से। उनकी आजीविका का जो आधार था वो था शिकार और एक खास तरह की खेती जिसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये सिर्फ खेती नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने का एक पूरा चक्र है। इसमें वे जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ सालों तक खेती करते हैं और फिर उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, उस जमीन को दशकों तक दोबारा जंगल बनने के लिए छोड़ देते हैं। ये उनकी घुमंतू जड़ों से जुड़ा है ना? सही है। और हमारे नोट्स में मदर विलेज यानी मूल गांव की एक अवधारणा का भी जिक्र है। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हर प्रमुख जनजाति का एक मूल गांव माना जाता है जहां से वो फैली। जैसे आओ जनजाति का चुंगिलियमती, अंगामी का किग्वेमा और कोन्याक का चुई। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है। नहीं, ये गांव सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि उनकी पहचान और इतिहास के केंद्र थे। उनकी सारी कहानियां, सारी परंपराएं सब यहीं से शुरू होती हैं। तो ठीक है, चलिए इन कहानियों में और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नागालैंड के सबसे प्रसिद्ध जनजातियों में से एक से, कोन्याक। इन्हें अंतिम हेड हंटर्स भी कहा जाता है। ये सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही साहसी और वीर योद्धा की छवि बनती है। और ये छवि गलत नहीं है। पुराने समय में कोन्याक जनजाति हेड हंटर्स के रूप में जानी जाती थी। ये उनकी वीरता और कबीले की रक्षा का एक तरीका था। लेकिन ये सिर्फ कहानियों में नहीं था, है ना? नहीं, उनकी वीरता उनके शरीर पर अंकित थी। मतलब उनके मशहूर टैटू वो सिर्फ सजावट तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। चेहरे पर उकेरे गए गहरे नीले टैटू और सिर पर हॉर्नबिल पक्षी के पंखों वाली टोपी, ये किसी बायोडेटा की तरह थे। बायोडेटा? हाँ, हर टैटू एक कहानी कहता था। एक जीती हुई लड़ाई की, एक सफल शिकार की, या समाज में उनके बढ़ते दर्जे की। ये सम्मान अर्जित करना पड़ता था। और उनका सामाजिक जीवन कैसा था? नोट्स में मुरुंग का जिक्र बार बार आता है। मुरुंग कोन्याक समाज का दिल हुआ करता था। ये सिर्फ एक कम्युनिटी हॉल नहीं था, बल्कि लड़कों के लिए एक तरह का गुरुकुल था। अच्छा, गुरुकुल जैसा? जी, यहीं वे शिकार करना, युद्ध की कला और अपनी जनजाति के रीति रिवाज सीखते थे। उनका जो आवलिंग त्योहार है, हाँ, जो वसंत के आने पर होता है, सही, वो इन्हीं मुरुंग के आसपास मनाया जाता है। आज बेशक वे एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद टैटू, उनकी गौरवशाली विरासत की कहानियां वो आज भी सुनाते हैं। कोन्याक की वीरता से आगे बढ़कर अब बात करते हैं अंगामी जनजाति की। ये कोहिमा के आसपास रहते हैं और अपनी सीढ़ीदार खेती यानी टेरेस फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं। हाँ, देखने में ये खेत बहुत सुंदर लगते हैं। ये सुंदरता से कहीं ज्यादा हैं। अंगामी जनजाति की सीढ़ीदार खेती दरअसल उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सामाजिक इंजीनियरिंग? सोचिए, पहाड़ों के ढलानों पर इस तरह की सीढ़ियां बनाना और उन्हें पीढ़ियों तक बनाए रखना। इसके लिए तो जबरदस्त योजना और सहयोग की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, ये किसी एक व्यक्ति का काम था ही नहीं। इसके लिए पूरे समुदाय का अनुशासन, पानी के बंटवारे के जटिल नियम और पीढ़ियों तक चलने वाला सहयोग चाहिए था। सही बात है। ये हमें बताता है कि उनका समाज व्यक्तिगत वीरता से ज्यादा सामूहिक सफलता को महत्व देता था। इसीलिए उनकी वो कहावत है, हाँ, समुदाय साथ हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। उनका सैक्रेनी त्योहार भी इसी सामुदायिक शुद्धि और एकता का प्रतीक है।
कमाल है। मतलब खेती का तरीका उनके समाज के बारे में इतनी गहरी बात बता सकता है। चलिए अब उस जनजाति की ओर चलते हैं जिसे नागालैंड की सबसे शिक्षित जनजातियों में से एक माना जाता है, आओ जनजाति। आवो जनजाति, इनकी खासियत है उनकी सांस्कृतिक गहराई, उनकी कहानी कथन और लोकगीतों की परंपरा बहुत बहुत समृद्ध है। लेकिन नोट्स कहते हैं कि शिक्षा पर उनका ये जोर हमेशा से नहीं था। नहीं, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। शिक्षा पर उनका ये जोर काफी हद तक ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से आया, जो 19वीं सदी में यहाँ पहुंचे थे। अच्छा, तो ये एक भारी प्रभाव था। हाँ, लेकिन आओ समुदाय ने इसे अपनाया और अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। मिशनरियों ने उन्हें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि क्या कहते हैं, पश्चिमी शिक्षा की नींव भी दी। और इसी वजह से वो अपनी मौखिक परंपराओं को सहेज पाए। बिल्कुल, वो उन्हें लिखित रूप में सहेज पाए। इसीलिए कहा जाता है कि आओ बुजुर्गों के गीत नागालैंड के इतिहास की जीवित किताबें हैं। उनके त्योहार जैसे मोआत्सू और त्सुंग्रेमोंग, वो आज भी इन्हीं गीतों से भरे होते होंगे। हाँ, इन्हीं गीतों और नृत्यों से गुलजार रहते हैं। तो हमने 3 प्रमुख जनजातियों की दुनिया में झांका, कोन्याक योद्धा, अंगामी इंजीनियर और आओ कहानीकार। लेकिन नागालैंड का कैनवस तो 13 और रंगों से सजा है। सही। उन्हें एक एक करके गिनने के बजाय क्या हम उन्हें उनकी खासियतों के हिसाब से समझ सकते हैं? जैसे कुछ जनजातियां अपनी कारीगरी के लिए मशहूर होंगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। नागालैंड की कुछ जनजातियां सच में मास्टर आर्टिजन्स हैं। मिसाल के तौर पे लोथा और फोम जनजाति को देखिए। ये दोनों बांस से ऐसी खूबसूरत और उपयोगी चीजें बनाते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। टोकरियों से लेकर घरों तक सब कुछ। बांस उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वहीं चाखेसांग जनजाति की महिलाएं, वो अपनी बुनाई की कला के लिए जानी जाती हैं। अच्छा। उनके शॉल के रंग और डिजाइन सिर्फ सुंदर नहीं होते, बल्कि उनकी पूरी कहानी बयां करते हैं। और वो जनजातियां जो अपनी योद्धा परंपराओं के लिए जानी जाती हैं, कोन्याक के अलावा भी तो होंगी। जरूर। अगर हम भारत म्यांमार सीमा की तरफ चलें तो वहां हमें नागालैंड के फ्रंटियर वॉरियर्स मिलते हैं, जैसे ख्यामन्युंगन जनजाति। ख्यामन्युंगन, हाँ, ये साहसी योद्धा माने जाते हैं और बांस के तीर कमान बनाने में माहिर हैं। उनका जीवन आज भी बहुत हद तक जंगल और प्रकृति पर निर्भर है। और पोचुरी? इसी तरह पोचुरी जनजाति है जो ऊंची पहाड़ियों पर रहती है। वे जंगली शहद इकट्ठा करने और पारंपरिक आभूषण बनाने के लिए जाने जाते हैं। मतलब इन जनजातियों का जीवन दिखाता है कि कैसे भूगोल आपकी संस्कृति को आकार देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब कला और वीरता की बात हो गई, लेकिन नागालैंड तो संगीत और नृत्य के लिए भी जाना जाता है ना? और इसके बिना तो नागालैंड की कहानी अधूरी है। यहाँ कुछ जनजातियां हैं जिन्हें हम रिदम और कम्युनिटी का रखवाला कह सकते हैं। जैसे सुमी जनजाति? बिल्कुल, सुमी जनजाति जो अपने ऊर्जा से भरपूर युद्ध नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उनका तुलनी त्योहार दोस्ती और भाईचारे का जश्न होता है। और ज़ेलियांग? फिर ज़िलियांग जनजाति है जिनके लिए ढोल और नृत्य जीवन का एक अहम हिस्सा है। उनकी मजबूत सामुदायिक भावना देखते ही बनती है। और रोंगमेई जनजाति अपने आध्यात्मिक गीतों और ढोल नृत्य के लिए जानी जाती है, जो उनके त्योहार गान नगाई की आत्मा है। मतलब संगीत और नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, वो समुदाय को एक साथ लाने का जरिया है। तो इस तरह से देखने पर ये याद रखना ज्यादा आसान है, कारीगर, योद्धा और संगीतकार। लेकिन अभी भी कुछ जनजातियां रह गई हैं, जैसे रेंगमा, चांग, संगताम। हाँ, और हर एक की अपनी अनूठी पहचान है। रेंगमा जनजाति अपनी बेहद रंगीन पोशाकों और समाज में बुजुर्गों को दिए जाने वाले विशेष सम्मान के लिए जानी जाती है। और चांग? चांग जनजाति के पारंपरिक काले और सफेद कपड़े उनके कठोर पहाड़ी जीवन को दर्शाते हैं, और संगताम जनजाति को उनके अनुशासित किसानी और बांस के अनोखे काम के लिए पहचाना जाता है। मतलब हर जनजाति इस बड़ी तस्वीर में अपना एक अलग रंग भरती है। बिल्कुल। कुकी, यिमचुंगर, ये सभी इसी विविधता का हिस्सा है। वाह, इतनी सारी जनजातियां, इतनी विविधता, ये सब एक साथ कैसे रहती हैं? हमारे नोट्स में एक कहानी है जो शायद इसका जवाब देती है। हाँ, ये कहानी है दीमापुर के एक युवा लड़के थुई की। हाँ, ये कहानी नागालैंड की आत्मा को समझने का एक बहुत सुंदर तरीका है। ये इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोती है। तो थुई अपने दादा से इन सभी 16 जनजातियों की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। वो कोन्याक योद्धाओं की वीरता की गाथाएं सुनता, आओ गीतों की मिठास महसूस करता, सुमी नृत्यों की ऊर्जा से भर जाता। हाँ, एक दिन उसने अपना कैमरा उठाया और इन कहानियों को खुद देखने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। और इस यात्रा ने उसे बदल दिया होगा। बिल्कुल।
उसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा जो उसने सिर्फ सुना था। हर जनजाति के त्योहार, उनके गीत, उनके पहाड़, उसने सब कुछ अपने कैमरे में कैद किया। और फिर वो हॉर्नबिल फेस्टिवल पहुंचा होगा। हाँ, और फिर वो क्षण आया जिसने उसकी सोच